जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम आईएएस न्यूज़ अनबॉक्सिंग सेशन। आज के न्यूज़ अनबॉक्सिंग सेशन में एक और यूपीएससी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डिस्कस व्हाट्स इन द न्यूज़ अनबॉक्सिंग। तो हाल ही में लोकसभा ने न्यूक्लियर बिल जो है, जिसे प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर रहा है, जो न्यूक्लियर बिल अब प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर रहा है, उस बिल को लोकसभा ने क्लियर कर दिया है और उस बिल का नाम है शांति बिल। ऑलरेडी आप लोग इसको करंट अफेयर्स में पढ़ रहे होंगे। आज इसे डिटेल में चर्चा करेंगे। शांति का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति बिल 2025। भारत में कुछ अच्छा हो ना हो, एक्रोनिम्स बहुत अच्छे बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो लेट्स डिस्कस क्या होगा इसके अंदर। इस शांति बिल के अंदर क्या चेंज किया गया है, किन दो चीज़ों को जो है इसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, और इन सब को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म क्या है, इसको भी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये आपके जीएस पेपर 3 से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डिस्कस। तो हाल ही में शांति बिल जो है, जब मैंने आपको बताया था, जिसका फुल फॉर्म था सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति जो है ये लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था ट्यूसडे को, जो है अब लोकसभा से पास हो चुका है। और इस बिल के पास होने में जो है अपोजिशन को बहुत सारे की डाउट्स थे, जिसको शायद डिस्कस नहीं किया गया था। इसलिए इस बिल में अपोजिशन ने क्या किया है, इस बिल से अपोजिशन ने वॉकआउट करके अपना समर्थन दिखाया है, राइट। तो व्हाट दिस शांति बिल इज डूइंग, शांति बिल हमारे भारत के दो जो पुराने एक्ट हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज CLND एक्ट 2010, इनको मर्ज करके एक नया बिल लेके आ रहा है, जिसे बोला गया है शांति बिल। इसको बोला गया, तो शांति बिल ये लेके आया है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति बिल, राइट। तो इस बिल को डिस्कस करने से पहले, शांति बिल है क्या, करेगा क्या, इसको डिस्कस करने से पहले जो है इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये अमेंडमेंट्स अभी लाए क्यों गए हैं, व्हाई दीज अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट इन 2025। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक रिवाइज्ड और प्रैग्मेटिक सिविल लाइबिलिटी फ्रेमवर्क लाया गया है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, जिसमें जो AERB है, AERB को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाएगा। अभी तक इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं दिया गया था, तो इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाएगा, विच स्ट्रेंथन्स द मैकेनिज्म फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफगार्ड्स, क्वालिटी अश्योरेंस एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। इस बिल को लाने के पीछे का मेन अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें भारत सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार की, वो ये है कि अभी भारत का जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर है वो 1.5% पे है, और 3% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इससे प्रोड्यूस होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही इस बात का ऐलान किया था कि गवर्नमेंट को कैसे भी करके क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, और इसके लिए, और उनके वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि बाय 2070 उन्हें अपना नेट ज़ीरो टारगेट जो है अचीव करना है, जैसा उन्होंने कमिट किया है यूनाइटेड नेशंस को, राइट। सो तीन चीज़ों पे इन्हें काम करना है। सबसे पहला, जो उनकी अभी करंट 8.8 गीगावाट की जो अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसे 100 गीगावाट तक पहुंचाना है। कब तक? 100 गीगावाट तक उन्हें पहुंचाना है बाय 2047 तक, एंड बाय 2032 तक उन्हें इस 8 को कहाँ तक पहुंचाना है, 25 गीगावाट तक पहुंचाना है। लक्ष्य से अभी हम बहुत दूर हैं, इसलिए हमारे सामने जो है रास्ता बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा रास्ता है, और हमें बहुत लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, राइट। ऑलरेडी भारत सरकार ने 20,000 करोड़ का नेशनल न्यूक्लियर मिशन जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता भी होना चाहिए, नेशनल न्यूक्लियर मिशन जो है वो लॉन्च किया है, ताकि भारत के अंदर किसको बनाया जा सके, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMRs जो हैं, इनको बनाया जा सके। ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हैं,
इसे भारत में बनाया जा सके। क्या होते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, मैं आगे डिस्कस करूंगा। और 20,000 करोड़ का नेशनल न्यूक्लियर मिशन ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, राइट। इसके अलावा 220 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर भी भारत में बनाए जा सकें। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे इस पे काम ऑलरेडी चल रहा है राजस्थान के अंदर, हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है इसको भी बनाया जाए, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं शांति बिल के, जो हम अचीव करना चाहते हैं, राइट। अब इस बिल के अंदर जाने से पहले पहले इन 3 टर्म्स को समझते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, सेकंड जो है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एंड थर्ड इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। पहले इन 3 को समझते हैं कि ये 3 होता क्या है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए AERB जो है ये 15 नवंबर 15 नवंबर 1983 को बना था, राइट। 15 नवंबर 1983 को बना था बाय एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत प्रेसिडेंट ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इसे बनाया था। तब के प्रेसिडेंट ने इसे बनाया था 1983 में, राइट। और इसकी जो आप कह सकते हैं जो रेगुलेटरी पावर्स हैं, रेगुलेटरी पावर्स जो है वो रेगुलेटरी पावर्स इन्हें कहाँ से डिराइव होती है। सबसे पहला एक्ट तो यही है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट ये है, प्लस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से इनको इनकी रेगुलेटरी पावर्स जो होती है वो यहाँ से इनको डिराइव होती है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, पहले इसके अंदर एक परमानेंट चेयरमैन हुआ करते थे, एक परमानेंट चेयरमैन इसमें हुआ करते थे, राइट। और 4 मेंबर हुआ करते थे, 4 मेंबर्स वर प्रेजेंट बट दे वर नॉट परमानेंट। तो अब जो शांति बिल आया है उसमें 7 मेंबर्स इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। 7 मेंबर्स इसके अंदर होंगे, एक परमानेंट चेयरमैन तो इसमें होगा ही, तो 1 परमानेंट चेयरमैन एंड देन 7 मेंबर्स विल बी देयर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और यहाँ से कई सारे लोग होंगे। तो ये है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके फंक्शंस भी एक बार देख लेते हैं बच्चों, है ना। इनकी वेबसाइट से हम लोगों ने ये फंक्शंस निकाले थे, तो क्या फंक्शंस हैं इसको एक बार समझ लेते हैं कि जो फंक्शंस हैं वो फंक्शंस क्या क्या हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, डेवलप सेफ्टी पॉलिसीज इन न्यूक्लियर रेडिएशन एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी एरियाज फॉर फैसिलिटीज अंडर इट्स प्रीव्यू। सेकेंड, develop safety codes, guides and standards for siting, design, construction, commissioning, operation and decommissioning of different types of nuclear and radiation facilities. Second जो है वो क्या है, grant consents for sitting construction, commissioning, operation and decommissioning after an appropriate safety review and assessment. Second, ensure compliances with the regulatory requirement prescribed by the AERB during all the stage of consenting through the system of review. Second, prescribe the acceptance limit of the radiation exposure. Fifth is review the emergency preparedness plans for the nuclear and radiation facilities. Seventh, review the training program, qualification and licensing policies. Then seventh, take such steps as necessary to keep the public informed on the major issues of the radiological safety. The next, promote research and development. Then ninth, review the nuclear and industrial safety aspects. 10th, review the safety related nuclear security. And last, notifying to the public the nuclear incident. This is वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नोटिफाई कौन करेगा, हमें कई बार लगता है कि सरकार करेगी, बट अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट अकर हुआ है तो इसकी भी जिम्मेदारी किसकी है, नोटिफाई करने की AERB की ही जिम्मेदारी इसमें होगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, सेकंड टर्म को समझते हैं हम लोग, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, राइट। सो व्हाट इज स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर, इसको थोड़ा समझते हैं। स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है बच्चों, कि जो रिएक्टर 300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कर सके,
300 लेस देन या इक्वल टू 300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, उससे एसएमआर बोलते हैं। अब एस में या स्मॉल का जो मतलब होता है इसको भी समझ लेते हैं कि स्मॉल का मतलब क्या होता है कि इट इज़ वेरी स्मॉल। जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसके कंपेयर में इसकी साइज़ जो होती है वो बहुत छोटी होती है। मॉड्यूलर मतलब होता है रेडी टू इंस्टॉल होते हैं, अलग से इनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो रेडी टू इंस्टॉल होते हैं। और रिएक्टर्स का मतलब होता है इनमें न्यूक्लियर फिजन की जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ध्यान रखना फ्यूजन नहीं होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो है वो इसके अंदर होती है। ठीक है, अब व्हाट इज द बेनिफिट्स, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, अगर मैं इनके सिग्निफिकेंस की बात करूं तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एसएमआर। सिग्निफिकेंस ऑफ एसएमआर की बात करूं तो सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि इसके सेफ्टी फीचर्स जो हैं दे हैव अ वेरी एडवांस्ड सेफ्टी फीचर। इनके जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेफ्टी फीचर्स में फिर भी आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन इसमें एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं, यानी न्यूक्लियर कैटेस्ट्रॉफ होने के चांसेस लगभग न के बराबर हैं, इसमें होंगे ही नहीं या बहुत न के बराबर है। 99.9% दे आर सेफ, राइट। सेकंड सिग्निफिकेंस इज दे आर इकोनॉमिकल, मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, एज वेल एज दे आर एफिशिएंट। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दे आर इकोनॉमिकल, बिकॉज इसमें जो है दे यूज लो एनरिच्ड यूरेनियम। लो एनरिच्ड यूरेनियम अगर यहाँ पे चाहिए होता है तो नेचुरल सी बात है कि अगर लो एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए तो ऑलरेडी आपकी जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल होता है। और अगर एफिशिएंट की बात करें तो वाई इट इज़ एफिशिएंट, तीन कारणों से दे आर एफिशिएंट। सबसे पहले इट कैन बी यूज्ड एज एन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, यूज्ड एज एन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, है ना। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो बंद हो गया है, या जो अगर कोई थर्मल पावर प्लांट है जो बंद हो गया है, उसमें इट कैन बी स्टार्टेड, उनको ही यूज़ करके इट कैन बी स्टार्टेड, कोई अलग से कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है। एफिशिएंट होने का सेकंड जो एग्जांपल है वो क्या है कि इट इज़ इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इतनी इजी है। व्हाई आई विल टेल यू, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट is very low. Why transportation cost is very low? Because 80% of the SMR जो है वो बाय रोड डिलीवर किए जा सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, जबकि ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो केवल 20% ही बाय रोड जा सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट कि अगर बाय रोड जा सकते हैं तो आपको कहीं पर भी अगर डिलीवरी करनी है तो इट विल बी वेरी फास्ट एंड ईजी, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसको एफिशिएंट बनाता है कि इसमें रीफ्यूलिंग जो है, रीफ्यूलिंग है, यानी इसके अंदर वापस जो फ्यूल भरना पड़ेगा वो रीफ्यूलिंग इज इन एवरी 30 ईयर्स, हर 30 साल में एक बार। 30 साल, 30 ईयर्स में आपको एक बार रिफ्यूल करना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट्स व्हाई एसएमआरस आर इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट। और इसीलिए आपने पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि अराउंड 20,000 करोड़ का क्या शुरू किया गया, नेशनल न्यूक्लियर मिशन जो है वो शुरू किया गया है, ताकि इसे ही हम क्या कर सकें, ताकि इसके ऊपर आर एन डी की जा सके। ठीक है, और अगर एसएमआर हम लोग एसएमआर को बनाने में कामयाब होते हैं तो इट विल वेरी इजीली, इट कैन वेरी इजीली
decarbonize, very very easily decarbonize the energy sector. आज जो हमारा एनर्जी सेक्टर है वो कार्बनाइज्ड है बहुत ज़्यादा, तो इट कैन decarbonize द एनर्जी सेक्टर एंड इट कैन प्ले अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन दिस. ठीक है. नाउ अगर हम प्रेशराइज्ड PHWR की बात करें तो वाई PHWR, हम जो शांति बिल है वो PHWR को भी बनाने पे बहुत ज़्यादा बल दे रहा है, या बहुत ज़्यादा जो है इसको कह रहा है कि आप PHWR भी बनाइए. इसका क्या कारण है, इसको भी मैं 2-3 पॉइंट से समझा देता हूँ. सबसे पहली चीज़ है कि जो PHWR है इट यूजेस नेचुरल यूरेनियम. ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे यूपीएससी में पूछ सकते हैं. जो है ये नेचुरल यूरेनियम यूज़ करता है. सी हियर दे यूज़, मैंने आपको बताया था लो एनरिच्ड यूरेनियम. यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, दे यूज्ड लो एनरिच्ड यूरेनियम, वेयर एज जो PHWR है उसमें नेचुरल यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं. राइट. दूसरा, इसमें जो हैवी वाटर है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो हैवी वाटर के डुअल फंक्शंस हैं. एक तो हैवी वाटर जो है ये कूलेंट की तरह भी काम करता है, और यही हैवी वाटर मॉडरेटर की तरह भी काम करता है, जिससे जो है न्यूक्लियर फिजन की जो रिएक्शन है वो और ज़्यादा एडवांस होती है. हीट को बहुत हीट जो है बहुत अच्छे तरीके से क्या हो सकती है, बनती है. राइट. नाउ थर्ड जो इसका फ़ायदा इसमें है वो सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है, आई विल टेल यू. सबसे अच्छा फ़ायदा है PHW का, इट कैन बी refueled, it can be refueled without shutting down the system, without shutting down the system. This is the most important thing of PHWR. सिस्टम को शटडाउन किए बिना आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसे रिफ्यूल कर सकते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. तो ये 3 टर्म्स आपको अभी मैंने समझाए, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे. अब हम डिस्कस करते हैं हमारे शांति बिल के ऊपर के शांति बिल के अंदर ऐसी क्या नई चीज़ है. जैसा मैंने आपको बताया, इट रिपील्स द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1962 एंड CLNDA एक्ट 2010 को इसने ख़त्म किया है, इसको रिपील किया है, और उसकी जगह इंडिया सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर को क्या किया है, प्राइवेट इंडियन प्लेयर्स को या जॉइंट वेंचर्स को, फॉरेन एंटिटीज़ को बिल्ड, ऑपरेट, ओन एंड डीकमीशन न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ बना है, जिसने अब NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो मोनोपोली थी इतने सालों से, उसको अब क्या कर दिया है, एंड कर दिया है. इस चीज़ का ध्यान रखना. यहाँ पे कई लोग प्राइवेट प्लेयर्स को तो कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो FDI है वो FDI का परसेंटेज प्राइवेट प्लेयर्स का केवल 49% ही है. यानी मोनोपोली जो है वो अभी भी गवर्नमेंट की ही रहेगी. मोनोपोली विल बी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स की FDI जो है वो 49% ही अलाउड है, गवर्नमेंट की 51% अभी भी रिटेन की गई है. इस चीज़ को ध्यान रखना. कई लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं पूरा ही बेच दिया है, ऐसा नहीं है. 49% इज़ ओनली फॉर प्राइवेट प्लेयर्स, बाकी गवर्नमेंट के पास 51% अभी भी है. ठीक है. अब इस बिल के अंदर दूसरी क्या चीज़ है, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी में आया था कि इससे पहले जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था और जो CLNDT एक्ट था, उसके अंदर जो है ऑपरेटर लाइबिलिटी क्लॉज मौजूद था, लेकिन यहाँ पे सप्लायर लाइबिलिटी क्लॉज मौजूद था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू जो है सप्लायर लाइबिलिटी एक्ट जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, और केवल ऑपरेटर अलोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनसेशन. सप्लायर की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है. राइट. हालांकि इसका क्रिटिसिज्म इंडिया में हुआ था, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर लाइबिलिटी कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग इंडिया हैज़ डन राइट. जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर लाइबिलिटी कन्वेंशन है उसमें सप्लायर की लाइबिलिटी नहीं होती है. सप्लायर लाइबिलिटी जो है
सप्लायर लाइबिलिटी नहीं होती है, केवल ऑपरेटर लाइबिलिटी होती है, राइट। तो अब कई लोग कहते हैं कि अगर सप्लायर ने गलत दिया माल तो अगर सप्लायर ने गलत दिया तो ऑपरेटर क्यों खरीदेगा भाई, ऑपरेटर उसे खरीदे ही नहीं। लेकिन अगर सप्लायर ने माल सही दिया और ऑपरेटर ने उसे गलत दिया, ऑपरेटर ने उसको गलत ऑपरेट किया, तो फिर सप्लायर की जिम्मेदारी कैसे होगी। इसलिए सप्लायर लाइबिलिटी को इससे रिमूव कर दिया गया है, राइट। दूसरा, इसमें पहला क्रिटिसिज्म था, मैंने आपको बताया कि भाई इंटरनेशनल रिजीम के अनुसार सप्लायर लाइबिलिटी कभी नहीं होती है, राइट। सेकंड क्रिटिसिज्म इस बिल का इसलिए हुआ कि ऑपरेटर लाइबिलिटी जो है उसको भी कैप कर दिया गया है, और वो कितना है, 100 करोड़ से लेकर 100 करोड़ टू 3000 करोड़ के बीच कैप किया गया है। इससे ज़्यादा 3000 करोड़ से ज़्यादा जो है लाइबिलिटी ऑपरेटर को पे नहीं करनी है। मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है ऑपरेटर की, 3000 करोड़, और मिनिमम लाइबिलिटी कितनी है, 1000 करोड़। बट इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के आधार पर जो है आपके सप्लायर की लाइबिलिटी डिसाइड होगी। बट इसका वापस क्रिटिसिज्म ये है कि एक्सटेंट ऑफ डैमेज का क्लॉज इसमें से हटा दिया गया है, राइट। तो एक्सटेंट ऑफ डैमेज का मतलब है कि जैसे सपोज अगर डैमेज 3500 करोड़ का हुआ तो सप्लायर जो है वो तो केवल 3000 करोड़ ही देगा। तो अगर 3000 करोड़ देगा तो रिमेनिंग 5000 करोड़ कहाँ से आएंगे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ 5000 करोड़। तो उसके लिए एक और क्रिटिसिज्म इसका हो रहा है कि भाई इसमें जो ग्रेडेड लिमिट्स टू रिड्यूस फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट के लिए ये किया था। लेकिन सरकार का यह कहना है कि जो इंश्योरेंस पूल है उस इंश्योरेंस पूल के अंदर, उस इंश्योरेंस पूल से ये पैसा लिया जाएगा, टैरिफ्स वगैरह और ये लगाते हैं तो उससे लिया जाएगा, ठीक है। शांति बिल ये भी कहता है कि इट विल क्रिएट अ डेडिकेटेड एटॉमिक डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, ताकि जितने भी ग्रीवियंसेस हैं उन ग्रीवियंसेस को क्या किया जा सके, ग्रीवियंसेस कैन बी फास्टली रेक्टिफाइड, उनका फास्ट रेक्टिफिकेशन होना चाहिए, ये इस ग्रीवियंस का होगा, राइट। और शांति बिल का कहना है कि जो बिल आया है ये एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को क्या करेगा, भारत के अंदर फैसिलिटेट करेगा, भारत के अंदर बनाने में मदद करेगा, ठीक है। अब अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस में ये कहा गया है, देखिए अपोजिशन का यह कहना है कि फुकुशिमा जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था, जापान का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था ना, उसमें 2011 में एक डिजास्टर आया था, राइट। तो उसका जो क्लीन अप है, यानी जो उसका जो रायता फैला था उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट के खराब होने से, तो उसकी जो क्लीन अप कॉस्ट है वो क्लीन अप कॉस्ट ही कितनी थी, आपको जान के हैरानी होगी, अराउंड $182 बिलियन, अराउंड $182 बिलियन। अगर हम चर्नोबिल की बात करें तो चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, ये जापान में था, फुकुशिमा, है ना। और चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो हुआ था ये हुआ था आपके रशिया में, यानी उस समय की यूएसएसआर में हुआ था। तो इसकी क्लीन अप कॉस्ट, हालांकि ये बहुत ज़्यादा भी था, बहुत बड़े लेवल पे था, तो उसकी क्लीन अप कॉस्ट की अगर बात की जाए तो उसकी क्लीन अप कॉस्ट थी अराउंड $700 बिलियन, $700 बिलियन जो है ये इसकी क्लीन अप कॉस्ट थी, राइट। सो हमारे जो अपोजिशन मेंबर हैं वो ये कह रहे हैं कि जब आप ऑपरेटर लाइबिलिटी जो है, ऑपरेटर लाइबिलिटी जो है ये आप ऑपरेटर लाइबिलिटी 3000 करोड़ पे अगर आप कैप कर रहे हैं, 3000 करोड़ कितना होता है बच्चों, ऑन एन एवरेज जो है ये 400 मिलियन की ये ऑपरेटर कॉस्ट होती है। तो जो क्लीन अप कॉस्ट है ये उससे बहुत कम है, 3000 करोड़ इज वेरी लेस। तो आप जो है इसको बढ़ाइए, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर जो है ये 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 कल को भाग गया तो आप क्या करेंगे, जैसा कि आप अपोजिशन में देख सकते हैं कि इट इज़ ओनली $400 मिलियन जो है
ये यहाँ पे मौजूद है। तो अगर कल को अपोजिशन भाग गया तो ये 400 मिलियन इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू चर्नोबिल और एज वेल एज टू फुकुशिमा। क्लीन अप कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा होती है और आप जो इंश्योरेंस कर रहे हैं वो केवल 400 मिलियन डॉलर का है। तो इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। ऑपरेटर लाइबिलिटी की कैपिंग जो है ये बहुत कम है। देखिए राज्यसभा में जाना बाकी है, बट मोस्ट प्रोबेबली लोकसभा से पास हुआ है, तो राज्यसभा से ये कैसे जाएगा, क्या जाएगा, इसके ऊपर बात कर देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज इसमें मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा एक फन फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी इंडिया में 22 जो है रनिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद हैं। और कहाँ कहाँ पे हैं? टू, अभी भी टू न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं ये कहाँ पे अभी आने वाले हैं? राजस्थान के अंदर आने वाले हैं। तो इसका टोटल जो है ये आने वाले कुछ महीनों में बढ़ सकता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुल 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद हैं, राइट, या 6 प्लांट्स मौजूद हैं जिसको रैप्स कहा जाता है, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। तो 6 रैप्स यहाँ पे मौजूद हैं। गुजरात के अंदर 2 मौजूद हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर 4 हैं। कर्नाटका के अंदर 4 हैं। तमिलनाडु के अंदर जो हैं वो 2 हैं, कोडानकुलम जो रशिया के हेल्प से बनाया गया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर 4 हैं। तो दिस इज 6, 2 8, 4 12, 12 और 4 16, 17 18, 19 20, है ना। और कहाँ पे रह गया है? और मद्रास 4 हैं, सॉरी, इन चेन्नई। तो 4 हैं, राइट। तो 3 4 से 12, 12 एंड 6 18, 19 20 22। तो टोटल 22 जो हैं भारत के अंदर मौजूद हैं। एंड 8.5 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी करंटली मौजूद है, जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में भी आपको बताया था। और आने वाले टाइम में हमें क्या अचीव करना है? 100 गीगावाट अचीव करना है बाय 2047। टारगेट एम्बिशियस है, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, विद इन नो टाइम वी विल अचीव दिस। ऑलरेडी वर्ल्ड के अगर हम बात करें तो यूएसए ने ऑलरेडी 100 गीगावाट जो है वहाँ पे न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है अचीव कर ली है, फॉलोड बाय फ्रांस एंड देन चाइना, राइट। तो फ्रांस तो हमसे बहुत ज़्यादा छोटा देश है, लेकिन फिर भी अगर उसने ये अचीव किया हुआ है, हालांकि फ्रांस की 100 गीगावाट नहीं है, अराउंड 50-60 गीगावाट है, चाइना की उसके आसपास है। तो अगर ये देश कर सकते हैं तो इंडिया भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू वॉच सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। Sayonara. See you in the next video. Bye bye.